जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूं कि भारत की स्वतंत्रता से पहले और बहुत लंबे समय से लगभग 2000 वर्षों से वैज्ञानिक विकास अवरुद्ध है। भारत में प्रौद्योगिकी विकास अवरुद्ध है और धीरे धीरे पतनशील होते होते आज आधुनिक समय में भारत में प्रौद्योगिकी विकास अपने पतन की चरम बिंदु तक पहुंच चुका है। अब इससे अधिक पतन नहीं हो सकता। भारत का उस लेवल तक पहुंच गया है। अगर मेरी बात से किसी प्रकार की असहमति हो तो आप मुझे टिप्पणी करके मेरी आलोचना कर सकते हैं, या फिर सहमति हो तो आप सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको बता रहा हूं आपको पहले। क्यों? क्योंकि भारत में अभी कम से कम 2 दशकों से किसी नए आविष्कार की कोई सूचना है जो जन उपयोगी हो। जुगाड़ के नाम पे उल्टी सीधी बातें आती हैं, लेकिन नया कोई अन्वेषण पिछले 2 दशकों में नहीं हुआ है। और पिछले 100 वर्षों का अगर इतिहास खंगाला जाए तो वैज्ञानिक उपलब्धि के नाम पे हमारे पास सीवी रमन, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी के नाम जो आते हैं, जो 100 पूरे कर चुके हैं, इसके बाद कोई नया नाम नहीं है। और पिछले भारत की स्वतंत्रता के अब 75 वर्ष गुजर चुके हैं। इसके बाद जो दुनिया में प्रगति हुई है विज्ञान के क्षेत्र में और नए नए अन्वेषण आए हैं, कोई भी नया अन्वेषण नहीं हुआ है। सिर्फ ये विज्ञान की ही बात नहीं है, मैं बात करूं अन्वेषण और खोज की दृष्टि से भारत में किसी भी प्रकार का कोई खोज हो ही नहीं रहा है। भारत में शिक्षा व्यवस्था क्या है उस पर मैं पीछे टिप्पणी कर चुका हूं और उसका उपचार भी बता चुका हूं। तो अब मैं शिक्षा व्यवस्था से आगे है ज्ञान का विकास। तो भारत में ज्ञान का विकास अवरुद्ध है, क्यों और उसका उपचार क्या है? भारत में ज्ञान के विकास के अवरोध में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है हमारी सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था। क्योंकि मैं इसके लिए राजनीति को दोषी नहीं ठहराता। किसी भी समाज में वैज्ञानिक विकास वहां की सामाजिक संरचना पर निर्भर करती है। तो हमारे यहाँ की सामाजिक संरचना जो है बौद्धिक स्तर से मनुष्य को बहुत पिछड़ा बनाती है। हम स्वभाव से ही अनुदार हैं, अर्थात हम किसी के प्रति सहानुभूति बिल्कुल नहीं रखते। हमारा स्वभाव है कि अगर कोई स्वाभाविक रूप से अन्वेषण करता हो, जो भगवान की दी हुई उपलब्धि हो, उसे समाज में बहिष्कृत और उपेक्षित कर देते हैं। समाज में हम केवल और केवल नाचने गाने वाले को, शोर मचाने वाले को अच्छा व्यक्ति मानते हैं। भांट किस्म के आदमी को विद्वान और योग्य व्यक्ति समझते हैं। भारत में इसके अलावा और कोई भी सामाजिक व्यवस्था में सम्माननीय व्यक्ति नहीं है। तो समाज में अच्छा व्यक्ति जो रिसर्चर प्रवृत्ति का है, जो खोजकर्ता प्रवृत्ति का है, अन्वेषण करने वाला है, उसकी समाज में कोई पूछ नहीं होती। और अन्वेषण करता व्यक्ति लाख में एक व्यक्ति होता है, 1000 में तो बिल्कुल नहीं मिलता। कि अन्वेषणकर्ता का जो मस्तिष्क होता है वह अंतर्मुखी होता है। आजकल मोबाइल इत्यादि पर आप सुन रहे होंगे इंट्रोवर्ट इत्यादि, तो अंतर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं और उन्हें शोरगुल बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शोरगुल विभिन्न प्रकार के हैं। हम कभी सुनते हैं ऋषि महर्षि इत्यादि की बात की वन में क्यों रहते थे, लेकिन हमने समाज को इतना कोलाहल भरा बना दिया है और वन तो हमने मिटा रखे हैं। और वन में जाएगा तो बेचारा खाएगा क्या? समस्या यहाँ समाज में रहते हुए कोई अन्वेषण कर नहीं सकता। न हमारे यहाँ अच्छे स्तर के विद्यालय हैं। हम केवल इतिहास का डिंग मारते हैं कि कभी हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय होता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय होता था, और वहां पढ़ाया क्या जा रहा था? तंत्र, जादू टोना। यही लोगों को समझाते हैं, लेकिन वास्तव में ये होता नहीं था। तंत्र का मतलब जादू टोना नहीं होता है। लेकिन आज के समय में इतनी वैज्ञानिक
रूप से अवनति हो चुकी है भारतीय समाज की कि हमारा समाज तंत्र का मतलब समझता है जादू टोना, मंत्र का मतलब समझता है कुछ उल्टा सीधा बक दिए उसको मंत्र कहते हैं। तो आज हमारे यहाँ इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक स्तर का बहुत ज्यादा पतन हो चुका, अब इससे अधिक पतन संभव नहीं है। जहां अगर देखा जाए जगदीश चंद्र बसु इत्यादि का जो भी उदाहरण, और मैंने पिछले 100 वर्षों के इतिहास में कुछ वैज्ञानिकों के नाम गिनाए हैं, वह भारतीय समाज की देन नहीं थे, वो यूरोपीय समाज की देन थे। क्योंकि यूरोपीय लोग को हम भले ही अंग्रेजों को कितना भी अपशब्द कह ले कि उसने हम पर शासन किया, हम पर इसलिए नहीं शासन किया कि हम कमजोर हो गए थे, हमें दबाया गया, इसलिए शासन किया क्योंकि हमारे समाज की यह प्रवृत्ति रही है कि हम अच्छे लोगों को केवल लात मार के भगा देते हैं, उसे पागल घोषित कर देते हैं। यह अलग विषय है, हम अभी आज केवल वैज्ञानिक विकास और अन्वेषण विषय पर वार्ता कर रहे हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में भारत में पिछले 2 दशकों में कोई भी अन्वेषण नहीं हुआ है। ये मत कह दीजिएगा कि आपको नहीं पता है तो हमको पता है क्या हुआ है पिछले 10 दशक में। उल्टे सीधे आविष्कार के नाम पे कुछ से कुछ गिना दीजिए जिसका कोई महत्व नहीं है। कट कॉपी पेस्ट चोरी किया हुआ ज्ञान आपने किया क्या? भारत में कोई भी नया अन्वेषण नहीं हुआ और उसका दोषी केवल और केवल भारतीय समाज है। भारत में ऐसी बात नहीं कि अन्वेषण करता है नहीं, ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसमें अन्वेषण करने की क्षमता ना हो। हम इंजीनियर को वैज्ञानिक बोल देते हैं और इसलिए मैं आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम की बात करता हूं। वो एक वैज्ञानिक आविष्कारक और अन्वेषणकर्ता हो सकता है कि रहे हों, परंतु उनका पतन हो चुका था। वो केवल एक मिसाइल मैन बन करके रह गए। वो एक अच्छे इंजीनियर थे। मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। टेक्नोलॉजी, इसलिए मैंने प्रौद्योगिकी विकास पर कहा। प्रौद्योगिकी विकास पे अभी तक कावेरी इंजन वाला विवाद सुनते ही होंगे। भारत नहीं बना पाया है अभी तक जेटयान का इंजन। हमने क्या किया, हर चीज उधार का लाओ और उसको नकल करना इंजीनियर्स का काम है। प्रौद्योगिकी को समझना और प्रौद्योगिकी को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना, यह अभियंताओं का कार्य है, इंजीनियर्स का काम है, अन्वेषणकर्ता का कार्य नहीं है। अन्वेषणकर्ता वो होते हैं जो नई चीज खोज के लाते हैं। क्या भारत अभी पिछले 2-4 दशकों में ही एलईडी बल्ब, सीएफएल बल्ब इत्यादि का विकास हुआ है, ये अन्वेषण है। लेकिन हमारे देश में तो नहीं हुआ है ना। अभी हाल के ही अन्वेषण में है मोबाइल टेक्नोलॉजी। यद्यपि इसके लिए खोज की बात की जाए तो कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो तरंगों से संचार की व्यवस्था की खोज की और उसका क्रेडिट मार्कोनी ले गया। लेकिन ये प्रतंत्र भारत में हुआ और अंग्रेजों के पीरियड में हुआ, क्योंकि उनका समाज भले ही भारतीयों के साथ भेदभाव करता था परंतु इतनी सुविधा देता था कि एक योग्य अन्वेषणकर्ता को वह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता था जिससे, और शैक्षिक प्रवेश उपलब्ध करवाता था जहां वह रिसर्च कर सके। जगदीश चंद्र बसु विद्यालय में प्रोफेसर थे। आज का कोई प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाता है वो कोई रिसर्च कर रहा है क्या? फिजिक्स से बन गए प्रोफेसर और जिंदगी भर क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं और बेटा को शराब पिलाते हैं। और क्या करते हैं प्रोफेसर साहब सब? खुद पान का कुल्ला कुल्ला थू थू करते हैं। और यही अन्वेषण प्रोफेसर रिसर्चर्स होते थे जगदीश चंद्र बसु के जमाने में। आज के प्रोफेसर पैरवी सिफारिश से गए हैं यूनिवर्सिटी में, अगर योग्य भी है ऐसा नहीं कह सकते, केवल वो अच्छा कैलकुलेशन करना जानते हैं, लेकिन वो केवल और केवल थियोरी रटे हुए लोग हैं, अन्वेषक नहीं है। लेकिन प्रोफेसर अन्वेषक होने चाहिए। हमारे यहाँ यह व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ हर एक पोस्ट पेट भरने का साधन है। प्रोफेसर भी पेट भरने के लिए पैदा होते हैं, शिक्षक तो बेचारा होता ही पेट भरुआ। अन्वेषण के लिए उसे कोई, ये मैंने विज्ञान के उस बेसिक साइंस के बारे में कहा। बेसिक साइंस के क्षेत्र में एक टिप्पणी मैंने की। अब मनोविज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा बात कर ले। भारत तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में कंगाल है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में
कोई रिसर्च भारतीय ने नहीं किया है, एक पुस्तक नहीं लिखी गई है। अब ऐसा मैं कह रहा हूं, आप दो चार व्यक्ति, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कोई ज्योतिराव गोविंद राव फूले का नाम ले लेगा, कोई ले लेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम। ये लोग मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री नहीं है। मनोविज्ञान पर हर कोई अपनी अपनी टिप्पणी लिख सकता है। हमारे यहां भारत में 2 कौड़ी का व्यक्ति किसी के दिल की बात समझ लेने का तुक्का लगाने को मनोविज्ञान कर लेता। मनोविज्ञान वो नहीं है। मनोविज्ञान प्रॉपर रिसर्च, एक शेड्यूल बना करके मानवीय स्वभावों में परिवर्तन होता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इतिहास का भी अध्ययन किया है और मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है और बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया है। और मुझसे अपेक्षा मत कि किस वैज्ञानिक ने कहा, आप हम जानते हैं, अगर मैं अध्ययन की बात करूं तो जल्दी से मुझसे सामने अगर आप बैठे होते, मुझसे चटाक से 4 गो शिक्षा शास्त्री का नाम पूछते, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये पूछने लगते। ये तो कट कॉपी पेस्ट भारत की प्रवृत्ति है। कोई भी मौलिक रूप से अगर कोई फिलोसफर होगा या दार्शनिक होगा या अन्वेषण करता होगा, वह अपने हृदय से बात करेगा। क्यों? क्योंकि समय सापेक्ष और परिवेश सापेक्ष ही मानव समुदाय का स्वभाव होता है। मनोविज्ञान की यह मौलिक बातें हैं। तो अगर समाज बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, तो वहां के लोगों के स्वभाव में परिवर्तन होगा और इस पर अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति अपना वक्तव्य दे सकता है। लेकिन भारत में इस पर किसी ने टिप्पणी पार्टिकुलर ढंग से किया ही नहीं। किसी यूरोपीय की कॉपी पेस्ट कर देना और लिख देना, यही मनोविज्ञान है। भारत में रिसर्च स्कॉलर के नाम पे एक से एक पीएचडी धारी लोग हैं, लेकिन 2 शब्द अपने नहीं, साइनोप्सिस लिखने के लिए ही बेचारे अंग्रेजी हिंदी का अनुवाद करने में ही पूरा का पूरा पीएचडी का पीरियड समाप्त कर देते हैं। फिर 4 गो रिसर्चर का कॉपी पेस्ट मारते हैं, हो गया उनका नया रिसर्च तैयार। तो ये भारतीय समाज की परिस्थिति है, जिसके कारण भारत में पिछले 2 दशकों से किसी नए प्रकार के अन्वेषण की कोई जानकारी नहीं आ रही है, और आ रही है तो वो केवल कट कॉपी पेस्ट है, चोरी किया हुआ माल। नया कुछ नहीं हुआ है भारत में। अब ये मैंने मनोविज्ञान के विषय में किया वार्ता। अब एक अन्य पक्ष है विषय का कि जहां अन्वेषण की पूरी संभावनाएं और विश्व के किसी भी कोने में जाए, जहां अन्वेषण होता है तो बेसिक साइंस में होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साधारणतः हम जानते हैं आपके विज्ञान का स्तर कितना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ही बेसिक साइंस में आप लोग समझते हैं, इससे ज्यादा नहीं समझते हैं। आजकल तो कंप्यूटर ही सब चीज के लिए बाप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किसी भारतीय ने नहीं विकसित किया है, यह नई चीज है। जबकि ये प्रौद्योगिकी का है, यह अन्वेषण नहीं है, यह डेवलपमेंट है। किसी का डेवलपमेंट है तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिक यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। यह सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, और इस सेक्टर में भी भारत पिछड़ा हुआ है। यह तो झूठ बात नहीं है, भी हाल की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई अभी धमाका मचा रहा है, लेकिन इस पर कोई रिसर्च भारतीय ने नहीं किया है। अब मुझसे झूठ मत बोलना भाई, कमेंट में मत लिख देना झूठ किए किया वो किया। मुझे खूब अच्छी तरह से पता है किसी भारतीय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट नहीं किया है। हमें तो फिल्म देखने में मजा आता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई रोबोट फिल्म मैंने जब देखी थी, उस समय यूरोप के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। 1975 में आई हुई फिल्म टर्मिनेटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई थी। इसलिए मुझे गिनती मत करा देना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भारतीय का नाम का। अब कहेगी भाई बड़े ज्ञानी हो। जी हाँ, तो मेरा भी तो वही सेक्टर है। मैं जब इन्वेशन की बातें कर रहा हूं तो मैंने उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई की है। इसे मत झूठ लिखना, कोई कमेंट नहीं करना। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर सेक्टर में भी भारत ने कोई नया अन्वेषण नहीं किया है। अब तीसरा एक जो है अन्वेषण का क्षेत्र, भूगर्भ विज्ञान। इसका शब्द भी मुझे सुनने वाले लोगों में से किसी को पता ना हो शायद। भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में अगर मुझे कोई विद्वान और ज्ञानी लोग समझ रहे हैं
तो जान लीजिए भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में, भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अन्वेषण भारतीय ने आज तक नहीं किया। अगर आप नाम बताना चाहेंगे तो पिछले 2 दशक का 4 दशक में कोई नाम नहीं आएगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आप अति प्राचीन काल में पहुंच जाते हैं, यानी 2500 वर्ष पहले ही पहुंचेंगे, उससे इधर तो नहीं पहुंचेंगे कि कोई अन्वेषण हुआ है। 2500 वर्ष पहले ही भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में जो भी अन्वेषण भारत में हुए, मैंने उससे पढ़ा है और जाना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं अन्वेषण हुआ है, भारत में बहुत हुआ है, लेकिन ये सब 2000 वर्ष पहले हुआ है। 2000 वर्षों से कोई भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में कोई रिसर्च नहीं हुआ है। चट्टान और खनिज इत्यादि पर रिसर्च करने के लिए फुर्सत कहाँ है, किसके पास है? विद्यार्थियों को जब पढ़ाया जाता है, मान लिया कि हम विदेशी कोर्स से उठा के लाते हैं, तो विदेशियों ने जितना रिसर्च किया हमने किया। हम विद्यालय में वैसे लोगों को शिक्षक बना देते हैं जो इसलिए शिक्षक बनने आए हैं कि उनको पेट भरना है, और पेट भरना है किस चीज से? दारू से। ऐसे ऐसे लोगों को पेट भरने के लिए बहाल कर दो। जो प्राइमरी लेवल का नॉलेज होना चाहिए वो भी विद्यालय में दे रहे हैं। और बताते हुए बता दूं, मैं भी शिक्षक हूं, और बचपन से नहीं, मां के पेट से शिक्षक हूं। पूरा खानदान मास्टर है, सबको देखा है शिक्षा शास्त्र। इसलिए ये टिप्पणी। भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में भी कोई रिसर्च नहीं हुआ है पिछले 4 दशकों से, तो बिल्कुल नहीं। और सर्च किया जाए तो 2500 वर्ष के बीच में कोई भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में भारतीय ने कोई रिसर्च नहीं किया है। मैंने उन रिसर्चरों को जो 100 वर्ष या अंग्रेजी शासन के दौरान किया है, या उसके बाद भी कुछ दिनों तक, जैसे बीरबल साहनी इत्यादि ने किया है रिसर्च, उनका नाम मैंने बताया है। गणित के क्षेत्र में आधुनिक समय में रामानुजन के अलावा आप अगर वशिष्ठ नारायण इत्यादि का नाम बिहार वाले का कहा जाता है, लेकिन उनका रिसर्च कभी, उनको मेंटल सपोर्ट भी नहीं मिला भारत में। उनको विदेश में जाके पढ़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। परिणाम क्या था? उनको लोग मेंटल कहते हैं, वो मेंटल होकर के मर गए। लेकिन एक बात बता देते हैं, वो मेंटल नहीं थे। वास्तव में भारत में उनकी बातें समझने वाला ही नहीं कोई था। वो उनके रिसर्च का जो लेवल था, एक रिसर्चर जिसके पास जो होगा वही तो देगा। दीपो भक्षति ध्वांतं कज्जलं च प्रसूयते यदन्नं भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। जो जैसा खाएगा वैसा ही उत्सर्जित करेगा। यही संदर्भ है इस श्लोक का। तो जो व्यक्ति रिसर्चर होगा, जो अन्वेषण करता होगा, वह व्यक्ति अपने ही क्षेत्र की बातें करेगा, जो उसके ज्ञान में होगा सो। और हमारे समाज की, जो मैंने कहा कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में ये दुर्दशा है कि हम विज्ञान के विकास को प्रश्रय नहीं देते। तो उनकी बातें, आप एक रिसर्चर की बात समझ नहीं पाते हैं तो आप कहते हैं वो मेंटल है। वो मेंटल नहीं थे, वो रिसर्चर थे, और अंत तक वो स्वस्थ रहे। अगर उनको सहानुभूति और सहयोग मिला होता तो वो बहुत से बड़ा रिसर्च प्रस्तुत करते, लेकिन उनकी बातें समझने के लिए भारतीय जनमानस के पास बुद्धि ही नहीं थी। ये हुआ कि एक और गणितज्ञ की भी मैंने बात कर ली। भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में हुआ नहीं, गणित के क्षेत्र में भी हाल में कोई भी रिसर्च नहीं हुए, जबकि गणित के कई क्षेत्र अभी भी खाली पड़े हैं जिसमें रिसर्च संभव है। रिसर्च संभव नहीं, होने चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारा क्षेत्र बाकी है जिसमें अन्वेषण होना आवश्यक है। गणित के क्षेत्र में अन्वेषण, समय, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, कोई विज्ञान के जानकार हैं, बताइए समय क्या है, गणितीय विधि से बताइए समय क्या है। अगर मुझे संतुष्ट कर पाए तो मेरी तरफ से आपको पूरी सुविधा मिलेगी, आपको रिसर्च की सुविधाएं मैं दूंगा। मेरा राजतंत्र में जब मैं बातें कर रहा हूं तो मैं राजा हूं, मैं आपको पूरा संरक्षण दूंगा, पूरा रिसर्च करने का। लेकिन आप समय क्या है इसका गणितीय विधि से रिसर्च करके दीजिए, पूरा फाइनेंस करूंगा मैं। समय क्या है, लेकिन मुझे संतुष्ट कर दीजिए, जो मौलिक रूप से, और बातें मौलिक होंगी, जो पहले से हो चुका है रिसर्च उस पर नहीं, बात सही से सिद्ध कीजिए। गणित के क्षेत्र में समय क्या है, थ्रू मैथमेटिकल थ्योरी रिसर्च करके दिखाइए। गणित के क्षेत्र में एक उदाहरण मैंने दिया। मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ नहीं हूं, मैं गणित से नहीं पढ़ा हूं,
गणित से मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूं, ये बता रहा हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी गणित से नहीं हूं, फिर भी मैंने आपके सामने सवाल उछाला है, क्योंकि मेरे भी अन्वेषण का क्षेत्र अलग है। अलग बात करते हैं अभी कि अन्वेषण कहां होता है। तो भारत में अन्वेषण के लिए माहौल नहीं, हमारा समाज अन्वेषकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए भारत में वैज्ञानिक विकास अवरुद्ध रहा है। अभी पिछले 4 दशकों की बात मैंने इसलिए कही कि 4 दशक से धरातल पर मैं भी हूं, 4 दशक नहीं अभी हुए हैं मुझे, लेकिन जानकारी तो रख रहा हूं ना। 4 दशक की जानकारी अध्ययन के आधार पर तो है मुझे। अब आगे के किस किस विषय में कहें अन्वेषण, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कोई खास नहीं हो रहा है। हम लोग अन्वेषण और विज्ञान विकास की ओर ध्यान नहीं देते। अब रही बात, मैं ये आलोचना कर रहा हूं, तो अब बताते हमारे यहाँ की शैक्षिक व्यवस्था, जिस पर मैंने टिप्पणी पीछे कर दी है। मैं और मेरा राजतंत्र और मेरे राजतंत्र की शैक्षिक व्यवस्था, मेरे राज्य की शैक्षिक व्यवस्था जो मैंने टिप्पणी पीछे की है उसे देख लीजिए। मैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदल दूंगा। क्यों बदल दूंगा? पढ़ेगा वही जिसके पास दिमाग होगा। जो मजदूर बनने के लिए पैदा हुआ है उसको सिर पर दर्ज नहीं दूंगा कि बेटा तू भी पढ़ ले। वो क्यों पढ़ेगा? जिसको गणित में रुचि है वह गणित पढ़े। वह मैंने शिक्षा व्यवस्था में बता दिया है किसको क्या पढ़ाऊंगा, किसको क्या पढ़ने के, और पूरा खर्चा मैं दूंगा, पूरा खर्चा मैं दूंगा। लेकिन रुचि हो, भगवान ने किसी को रूप दिया, किसी को बुद्धि दी, किसी को ज्ञान दिया, किसी को शोध करने की क्षमता दी। भगवान ने विविधता बनाई है, मैं विविधता को सम्मान देता हूं, और प्रत्येक विविधता को उसी प्रकार से सम्मान देता हूं जैसे एक बगीचे में प्रत्येक फूल को सम्मान देता है बगीचे का स्वामी। माली नहीं देता, स्वामी देता है। जैसे मुझे प्रत्येक रंग का फूल पसंद है, गुलाब का फूल पसंद है, उजला हो या लाल हो, गेंदा का भी फूल पसंद है, उजला हो, पीला हो, नारंगी हो, हर एक फूल मुझे पसंद है क्योंकि सबसे मुझे खुशी मिलती है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक स्तर पे भिन्न भिन्न है। भगवान ने किसी को भी भेदभाव से नहीं बनाया, सब में एक विशिष्टता दी है। उस विशिष्टता को मैं सम्मान देता हूं। जिस बच्चे को जिस चीज में रुचि है मैं उसी में उसके अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और सारा का सारा खर्चा उठाऊंगा। और खर्चा ही नहीं, पैसा नहीं, सुविधाएं दूंगा। लेकिन ये कैसे दूंगा और क्या दूंगा, इसके लिए मेरे पूरे राजतंत्र सीरीज को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब समझिएगा कि मैं ये कैसे दूंगा। यहां मैं बता रहा हूं खर्चा मैं दूंगा, सवाल मेरे है, रिसर्च करके दिखाओ। अगर नहीं है, और मैं जानता हूं कि जिसमें रिसर्चर प्रवृत्ति नहीं है, खोजकर्ता प्रवृत्ति नहीं है, वो व्यक्ति यह जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। और ठगने वाले व्यक्ति मेरे सामने 2 मिनट टिक नहीं सकते, ये भी अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि जिसको भगवान ने दिया होगा गुण, वह निसंदेह यह कार्य करने के लिए अग्रसर होगा। अब मैं कला के क्षेत्र में बताता हूं कि कला के क्षेत्र में भी क्या अन्वेषण कर लिया आपने, क्या नया कर लिया। भारत में कला का मतलब क्या है? मच्छर मार डांस और गली का हर कुकुर बहुत अच्छा गीत गा लेता है। सियार कोई सियार की तरह राग अलाप रहा है, कोई कुत्ते की तरह भौंक रहा, उसी को कहता है संगीत। पेंटिंग के नाम पे कोई नंगा चित्र अच्छा से खींच लिया, वही पेंटर है। उसी को पेंटिंग, उसी को कला कहते हैं। नग्न चित्र खींचना ही आज के समय में पेंटिंग है। जबकि पेंटिंग केवल ये तो नहीं होती है, पेंटिंग के क्षेत्र में कुछ नया आप, जैसे 3D पेंटिंग भारत में नहीं आविष्कार हुआ है, हाथ से 3D पेंटिंग की जाती है। आज कंप्यूटर के जरिए सब लोग कर लेते हैं, हाथ से कोई करके दिखाए 3D पेंटिंग कर लेता है, वो नकल है, आपकी कला है। आपने नया क्या आविष्कार किया है? तैलचित्र का आविष्कार भारत में हुआ है? नहीं हुआ है ना। तैलचित्र, ये कोई पेंटर हो तो बताए, समझता है। अगर आप पेंटर नहीं हैं तो टिप्पणी करने से पहले बच जाएं। आपने कौन सा नया आविष्कार कर दिया? रेखा चित्र में भी पेंटिंग होती है। कलाकारी, प्रदर्शन कला में नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आप लोग उसे सीखते हैं और उसी पर थोपते रहते हैं कि यही नृत्य है।
नृत्य वह है जो मानवीय भावनाओं को आंगिक संप्रेषण द्वारा प्रकट कर सके। संगीत और शरीर दोनों की भाषा का समन्वय हो जाए तो नृत्य है। नृत्य में आपने कौन सा नया काम कर लिया? भारत में नृत्य का मतलब आजकल अंग प्रदर्शन ही हो गया, क्योंकि लोग को अंग प्रदर्शन पर है, किसी में नृत्य की समझ नहीं है। तो फिर इस विषय को कुछ नहीं किया कला के क्षेत्र में। मूर्तिकारी, हम ये कहेंगे कि भारत में मूर्ति कला बहुत अच्छी और विकसित रही है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। भारत में मूर्ति कला यवनों ने लाई, भारतीयों ने उसमें भारतीय संस्कृति का आरोपण किया, लेकिन 2000 वर्ष से पूर्व भारत में मूर्ति कला का स्तर क्या था, हड़प्पा की खुदाई में मिल रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। भारतीयों को मूर्ति कला विदेश, क्योंकि हमारी संस्कृति मूर्ति पूजक नहीं रही है, हमारी संस्कृति मूर्ति पूजक नहीं रही, इसलिए ऐसा हुआ। परंतु जब मूर्ति का आगमन हुआ तो मूर्तियां एक से एक बनाई गई, लेकिन हमारे यहाँ मूर्ति कला और चित्रकारी में शारीरिक सौष्ठव से अधिक आंगिक प्रदर्शन का ही भाव रहा है, क्योंकि हमने यूरोप से जो आयातित किया उसका पतन ही करवाया। यूरोप में और खास करके यूनानी लोगों ने आंगिक प्रदर्शन जो उनकी संस्कृति का हिस्सा था उसी को मूर्ति कला में प्रस्तुत किया। तो जब भारतीय लोगों ने उससे सीखा तो उन्होंने भी वही छेनी हथौड़ी चलाई कि आंगिक प्रदर्शन पर ध्यान दिया, लेकिन जितनी स्वच्छता और सुंदरता उनके आंगिक प्रदर्शन में मूर्ति कला में है, उतनी भारतीय मूर्ति कला में नहीं है। क्योंकि भारतीय मूर्ति कला जो है भावनाओं के प्रदर्शन का अलंकरण अधिक करता है, क्योंकि हम नकल करते हैं और नकल को जब दूसरा करता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, संस्कृति के घालमेल करने के चक्कर में मौलिकता नष्ट हो जाती है। तो भारतीय मूर्ति कला में मौलिकता नष्ट रही है। यद्यपि यह नहीं कहेंगे कि भारतीय मूर्तिकार उतनी जीवंत मूर्ति कला का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जितना यूरोपीय कर रहे हैं। आज के समय में सुविधाएं बढ़ी है और लोग कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पे कुछ मौलिकता है कहां? अगर आप में मूर्ति कला की उत्कृष्ट योग्यता है तो आप मूर्ति कला में किसी व्यक्ति की मूर्ति, ऐसे व्यक्ति की मूर्ति गढ़ें जिसमें वह सचलता हो कि वह रोबोट बन सके। ह्यूमनाइड रोबोट बनाने के लिए या फिर कोई भी रोबोट, ह्यूमनाइड ही नहीं, किसी भी प्रकार का रोबोट जो विशिष्ट कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो, उसके लिए मूर्ति कला और आंगिकता की विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है। अगर है किसी व्यक्ति में या बच्चे में तो संरक्षण की पूरी सुविधा है। मैं और मेरा राजतंत्र में उसे सुविधा मिल रही है और वो अभी भी मिल सकती है, इसलिए स्वागत है। भारत में अन्वेषण के हर एक क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में अन्वेषण की बात करूं, अंतरिक्ष विज्ञान में, कॉस्मोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी, भारत में खूब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉगर सब बस कट कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। आपका मौलिक रिसर्च क्या है एस्ट्रोलॉजी में? कीरो का ले लेते हैं, पाइथागोरस का ले लेते हैं एस्ट्रोलॉजी, और भारतीय विद्वानों का नाम थोप देते हैं। आर्यभट्ट की एस्ट्रोनॉमी 2 लाइन नहीं समझ में आती, संस्कृत पहले सीखना पड़ जाएगा। हम कह रहे हैं मौलिक खोज तो करके दिखाओ भाई, कट कॉपी पेस्ट मुझे मत पढ़ाना भाई। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी सब पढ़ करके बैठा हूं, इसलिए मुझे कट कॉपी पेस्ट मत पढ़ाना। अपना कुछ रिसर्च करके बताओ, क्योंकि जिसी समय अपना कुछ लाओगे मौलिकता झलकेगी। मुझे ही तो पढ़ के बताओ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी भारतीयों ने कुछ नहीं किया है। बस कंप्यूटर सामने लेके बैठ जाते हो और टिकिर और मैं सवाल कर दूं तो पानी भरने लगे हो कि तुम कंप्यूटर ले बैठ जाए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, इससे तुम किसी का एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी करोगे ना।
एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इस सेक्टर में भी रिसर्च की पूरी संभावनाएं हैं। साहित्य में अब बात आई अन्वेषण और साहित्य। साहित्य का भी काफी पतन हुआ है। अब मुझे कोई दिनकर नहीं मिल रहे। मैंने ऐसा नहीं कविताएं नहीं सुनी है, आधुनिक समय की कविताओं का हाल देखा है। कविताएं मानवीय भावनाओं का प्रदर्शन है, लेकिन रिसर्चर किसी की आलोचना और समालोचना करने वाले बहुत सारे लोग हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उन्हें सुनता भी हूं और समझता भी हूं। अगर आप में काव्य की धारा क्या है, कुछ नई विचारधारा लाइए, जैसे प्रयोगवादी इत्यादि। अभी तो प्रयोगवादी आधुनिक कविता का दौर है। अब तो कविता के नाम पर चुटकुला हो रहा है। हाँ, मैं ऐसा बहुत सारे कवियों को सुनता हूं। कवियों, अपने को ध्यान में रखना, आप लोगों पर सवाल है। प्यारे बुढ़े भाइयों, आपसे उम्र में छोटा हूं। जितने कवि को मैं सुना हूं, सबसे मैं उम्र में छोटा हूं। कविताओं में आप सब मुझसे मत करवाएं। मेरा रिसर्च का क्षेत्र कविता नहीं है, इसलिए हटाओ इधर। कविता जिस दिन मेरे सामने लाओ, ऐसा कि कविता दिल गदगद कर दे। कॉमेडी से तो दिल गदगद हो ही जाता है, लेकिन कविता दिल गदगद करने की चीज नहीं है। आलोचना भी करो तो जनता को जगाने वाली कविता लिख दो, मैं मान लूंगा कि तुमने कुछ अच्छा किया है। नहीं तो नेताओं की आलोचना करना और एक दूसरे पर व्यंग्य खींचना चुटकुला बनाने वालों का काम है, साहित्य का काम नहीं। भाषा का कार्य, भाषा का उत्थान, साहित्य के बाद भाषा की ओर। भाषा का निरंतर पतन हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी जो थी, वह हिंदी कितनी भ्रंशित हो गई है कि मैं उत्कृष्ट हिंदी बोलने वाला व्यक्ति भी क्योंकि भाषा सामाजिक व्यवहार की से विकसित होती है, क्योंकि भाषा संप्रेषण का माध्यम है जो सामाजिक व्यवहार से ही, भाषा व्यवहार से विकसित होती है। तो भाषा जिस परिवेश में हम रह रहे हैं या मैं रह रहा हूं, भाषा अत्यधिक विकृत हो गई है। व्याकरण के क्षेत्र में अनुशासन समाप्त हो गया है। उस अनुशासन को स्थापित करने के लिए लोग कट कॉपी पेस्ट और सबको क्षेत्रवाद से जोड़ करके हिंदी का पतन कर रहे हैं, और कई भाषाओं का भी पतन हो रहा है। और चलताऊ भाषा, हिंदी हिंदुई का संघर्ष करते करते उर्दू फुर्दू सब खिचड़ी करके भाषा का पतन करके नई भाषाएं निकाल रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं आप। तो साहित्य सर्जन और व्याकरण सर्जन के लिए भी बहुत अवसर हैं। इस क्षेत्र में भी अन्वेषण होना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आप लोगों को अन्वेषण के इतने सारे क्षेत्र गिना दिए, और इन सब क्षेत्रों में अब मैं किसी भी प्रकार से आलोचना इस चीज की, मैं भारतीय समाज और आप लोगों की आलोचना कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों, मुझे सुनने वाले, और मैं जिन लोगों को चिपका रहा हूं अपनी वार्ता, जो बौद्धिक रूप से अतिश्रेष्ठ हैं, अपनी सारी बुद्धि सारी ऊर्जा किसी नेता किसी पार्टी की आलोचना में आप व्यर्थ करने वाले पत्रकारों, आप लोगों के लिए मैं आपको सुनता हूं। आप बुद्धिमान हैं, आप में कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण क्षमता और संप्रेषण कौशल उत्कृष्ट स्तर का है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपकी आलोचना नहीं करना चाहता, परंतु आपसे एक निवेदन तो कर सकता हूं कि कभी भारत के बारे में सोचिए, नेताओं के बारे में मत सोचिए। आर्थिक व्यवस्था पर सोचते हैं, आपके रिसर्च अच्छे हैं, क्योंकि आप खोजकर्ता सामाजिक स्तर के हैं, आप समाज में अन्वेषण कर रहे हैं। आप पर आलोचना मैं नहीं करना चाहता। इसका कारण है क्योंकि आप जो वर्तमान परिवेश में हैं उसे दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपका भी उद्देश्य राजनीतिक है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन कुछ पत्रकार को मैंने अनुभव किया है, विशेष रूप से ब्रिजेश वशिष्ठ जी, आपका खोज जो है किसी पार्टी से ज्यादा प्रेरित नहीं होता। इसलिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद कि आपके रिसर्च पर उंगली नहीं उठाता हूं मैं, क्योंकि आप मौलिकता के स्तर पे खोज कर रहे हैं। अन्यथा जिनको मैं सुनता हूं, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी
थोड़ा सा पार्टी ले हो गया, आपको पैसा दिया है तो यही पत्रकारिता का दोष है कि आप पत्रकारिता के दोष में किसी पार्टी के फेवर में। अभिषेक शर्मा जी, आपको भी मैं कह रहा हूं, आपकी आलोचना करता हूं, आप भी किसी पार्टी और किसी विचारधारा के पीछे पड़े हुए हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता केवल और केवल ब्रिजेश वशिष्ठ जी करते हैं, आप नहीं करते। आप किसी के फेवर में बोल देते हैं, पत्रकार को यह शोभा नहीं देता। तो मित्रों, आप और बाकी लोगों का जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, वो किसी न किसी प्रकार से पक्षपाती हैं। तो आप लोग भी इससे निवेदन है, विचारों को स्पष्ट कीजिए और भारतीय समाज को प्रेरित कीजिए, क्योंकि समाज विज्ञान के विकास के लिए व्यवस्था से अधिक समाज की परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। हम समाज में बहुत ही अनुदार हैं, उदारता नहीं रखते। जगदीश चंद्र बसु हो या रामानुजन हो, वो वैज्ञानिक विकास और मौलिक शोध इसलिए कर पाए क्योंकि अंग्रेजों ने उनके प्रति उदारता दिखाई। अंग्रेजों के यहाँ के लोग उदार थे, बौद्धिक रूप से सफल उत्कृष्ट लोगों को वह इस्तेमाल करने के लिए ही तो सही, लेकिन उनका उत्थान तो करते थे, उन्हें सहयोग तो देते थे, मानसिक सहयोग देते थे, उनका उत्पीड़न भी किया है उन्होंने। यहां तक कि इतना उत्पीड़न हुआ है कि कई वैज्ञानिक हमारे मृत्यु को भी प्राप्त हुए, क्योंकि आखिर वो तो जिसके प्रति उत्तरदायी थे उसके लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन हम भारतीय, हम अपनों के लिए, हम स्वयं के लिए कब उत्तरदायित्व ग्रहण करेंगे? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं मित्रों। आप बुद्धिमानों से निवेदन है कि आप भारतीय जनमानस को इसके लिए प्रेरित करें कि उनके आसपास कोई इस प्रकार की बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति हो तो उसे उपेक्षित ना करें, उसे प्रोत्साहित करें। यद्यपि मैं जानता हूं कि वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था और आर्थिक तंत्र इतना ही जटिल और निकृष्ट है कि उसमें ऐसे लोगों का उत्थान संभव नहीं है, परंतु इसके लिए मैं विकल्प हूं। मैं अवश्य अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना ही मेरा सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, मैं अवश्य उन्हें अवसर दूंगा। और मैं भारत शब्द के लिए नहीं कहूंगा कि नए भारत का निर्माण, भारत नया नहीं होगा, हमारा पूरा समाज नया होगा। और नया हर समय होता रहता है, लेकिन नया समाज निर्माण करने का सामर्थ्य नहीं है मुझे, बल्कि मुझ में सामर्थ्य है। जो नया समाज निर्मित हो रहा है, उसमें जो नया समाज निर्मित होता रहता है और हो रहा है, उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण और खोज को मैं सम्मान दे करके एक स्वस्थ विकसित समाज की स्थापना कर सकूं। और हां, मेरा राज्य वैज्ञानिक अन्वेषणकर्ताओं, खोजकर्ताओं को निर्बाध रूप से खोज करने, अन्वेषण करने की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे कि हमारा भविष्य उत्कृष्ट, उज्जवल हो। तो तब तक के लिए मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। मेरी वार्ता को यहां तक सुनने के लिए